हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सब मस्त हैं, ज़बरदस्त हैं। अ वेरी वार्म वेलकम टू योर लॉ फास्ट ट्रैक बैच। सीएमए इंटर का पेपर नंबर 5 हम कर रहे हैं तैयार। हम ऑलरेडी पूरा सिलेबस कर चुके हैं। आज है लास्ट सेशन जहां हमें ईपीएफ एंड ईएसआई करना है। सो ईपीएफ मैं आज डिटेल में पढ़ाऊंगी, ईएसआई जस्ट मैं आपको ओवरव्यू दूंगी, और ईएसआई के नोट्स जो मेरे ये समरी नोट्स है ये मैं आपके साथ लॉ बाय सीएम में दिशा दुआ टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दूंगी। ओके, सो गाइस लेट्स गेट गोइंग विद ईपीएफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952। ओके, ये एक्ट क्यों बनाया गया बेटा? ये एक्ट बनाया गया सोशल वेलफेयर लेजिस्लेचर जैसे, ताकि पीएफ, प्रोविडेंट फंड और डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस वाले बेनिफिट्स मिल सके एम्प्लॉयज़ को। फिनेंशियल सपोर्ट मिल सके ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिस्ट्रेस फॉर ओल्ड पीपल, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डेथ for the legal heirs and the nominees, and also in case of emergencies when there is illness or maybe they want to build a house or something like that. Okay, स्कीम्स अंडर द एक्ट। ईपीएफ 1952 है रिटायरमेंट सेविंग्स के लिए। पेंशन जो है 1995 में आई थी, मंथली पेंशन आफ्टर रिटायरमेंट के लिए है। ईडीएलआई जो डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस बताया मैंने, वो 1976 में आया था। इंश्योरेंस टू नॉमिनी इन केस ऑफ डेथ। तो ईयर्स हमें याद करने हैं। ईपीएफ और मिसलेनियस प्रोविजन तीनों के बेसिकली जब ईपीएफ और मिसलेनियस प्रोविजन बोल रहे हैं तो मिसलेनियस प्रोविजन में हमारे पास पेंशन स्कीम भी है, हमारे पास ईडीएलआई स्कीम भी है। इडली बोलती हूँ मैं इसको जब हम क्लास में रिवाइज कर रहे होते हैं। 1952 में हमारे पास आया आपका ईपीएफ, 1995 में आया पेंशन, और जो ईडीएलआई है एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस है, ये आ गया था 1976 में। ओके, कलेक्टिव बेनिफिट्स क्या थे बेटे? बेनिफिट्स ऑल अक्रॉस ऑल स्कीम्स, चाहे ओल्ड एज प्रोटेक्शन हो, फैमिली सुपर सर्वाइवरशिप कवरेज हो, लॉन्ग टर्म फिनेंशियल सिक्योरिटी या हो, इमरजेंसी विड्रॉल्स, इलनेस और हाउसिंग, जैसे मैंने पीछे आपको डायग्राम में दिखाया। एप्लीकेबिलिटी, अगर कोई एम्प्लॉय 15,000 प्रति महीने से कम कमा रहा है तो ये स्कीम हो जाती है उस पर एप्लीकेबल ऑल ऑफ इंडिया के अंदर। ओके, और किस जो ये पे बोल रहे हैं वो, इसमें क्या क्या इंक्लूड हो जाता है? आपका बेसिक वेज, टीए, रिटेंशन अलाउंस और कैश वैल्यू ऑफ फूड कंसेशन, ये इंक्लूड हो जाता है जो मैं 15,000 से नीचे वाली बात कर रही हूँ। एप्लीकेबिलिटी, अगर आप ऐसी फैक्ट्री हैं जो स्केड्यूल 1 में इन्वॉल्व है, इंडस्ट्री स्केड्यूल 1 में कैटेगराइज हैं, और आपके पास 20 या उससे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं, 20 या उससे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं, आपके ऊपर ये स्कीम लग जाएगी, ईपीएफ एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952। ओके, बाकी इस्टेब्लिशमेंट में जहाँ पे भी 20 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई करा किसी इस्टेब्लिशमेंट को, तो आप पे भी एप्लीकेबल हो जाएगी। वॉलेंटरली भी कवरेज हो सकता है अगर खुद एम्प्लॉयर चाहे और मेजॉरिटी ऑफ एम्प्लॉयज़ भी अग्री कर लेते हैं कि हाँ हम अपना पीएफ कटवाना चाहते हैं और आप भी कंट्रीब्यूट कीजिए इन दैट लाइन, तो यस उस ऑर्गेनाइजेशन पे भी लग जाएगा। बट अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में 20 से कम एम्प्लॉयज़ हैं, ऐसे केस में गवर्नमेंट से ही नोटिफिकेशन आना पड़ेगा कि आप पे ये स्कीम लागू होने वाली है। बट इन ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जब 20 से कम है और उन्हें पीएफ वाला सिचुएशन लग रहा है, मतलब बेसिकली 1952 वाला एक्ट लग रहा है, उन्हें 2 महीने का नोटिस देगी सरकार, 2 महीने का नोटिस, और उसके बाद यू हैव टू इम्प्लीमेंट दिस स्कीम, दिस एक्ट। ओके, ईपीएफ एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट। ठीक है, नोट एक बार ही मान लेते हैं ये एक्ट एप्लीकेबल हो गया, मान लेते हैं 20 से कम हो भी गए कभी भी आपके एम्प्लॉय, तभी भी आप पे एप्लीकेबल रहेगा। द एक्ट कंटिन्यूज इवन इफ द एम्प्लॉय काउंट फॉल्स बिलो 20। ठीक है, अब सेक्शन 16 सब सेक्शन 1 में नॉन एप्लीकेबिलिटी बता रखी है। आप गवर्नमेंट कोऑपरेटिव आप इन जनरल कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, आपके पास 50 से कम एम्प्लॉयज़ हो और आप पावर यूज़ नहीं करते हो, तो आप पे ये वाला एक्ट नहीं लगेगा। अगर आप गवर्नमेंट इस्टेब्लिशमेंट हो और ऑलरेडी पीएफ या प्रोविडेंट पेंशन फंड का सरकार से मिल रहे हैं तो भी ये वाला एक्ट नहीं लगेगा। सिमिलरली अगर आपको स्टैट्यूटरी बॉडी हो जो किसी एक्ट के थ्रू बने हैं, है ना, और सिमिलर बेनिफिट्स उस एक्ट के अंदर ऑलरेडी आपको मिल रहे हैं, तो फिर अगेन आप पे वाला एक्ट नहीं लगने वाला है। और यहाँ पे हमारे पास 3 की जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स हैं। ठीक है, क्या प्रोनाउंसमेंट्स हैं? गुड शेफर्ड पब्लिक स्कूल,
पहले ऐसा था कि टीचर्स इंक्लूड नहीं होंगे, ठीक है, बट देन टीचर्स भी आ गए और 20+ एम्प्लॉय अगर हैं तो पीएफ कवरेज आप पे एप्लीकेबल है। ऐसे ही नसीरुद्दीन बेडी मर्चेंट लिमिटेड वर्सेस सीपीएफ कमिश्नर, होम वर्कर्स वाया कॉन्ट्रैक्टर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स ठेकों के थ्रू अगर होम वर्कर्स भी हैं और 20 से ज़्यादा वाली कंडीशन मीट कर रहे हैं, आप पे भी वाला एक्ट लगने वाला है। अनम्मा आईपे वर्सेस पीएफ कमिश्नर, पीएफ रिमेन्स एप्लीकेबल इवन इफ योर काउंट फॉल्स बिलो 20 लेटर। एक बार लग गया तो लग गया, ठीक है। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जैसे हमने पीछे दोनों एक्ट्स में देखा, ग्रेचुइटी में देखा, फैक्ट्रीज में देखा, यहाँ पे भी सेम है। सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, माइंस, ऑयल फील्ड्स, है ना, मेजर पोर्ट्स, मल्टी स्टेट ब्रांचेस, सेंटर से कंट्रोल है, बाकी सारी जगह स्टेट बन जाता है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। ऑथराइज ऑफिसर यहाँ पे कौन कौन है? सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, एडिशनल सीपी एफसी, डिप्यूटी प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, या कोई भी ऑफिसर जो गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफिकेशन से बताया गया है, ये सब लोग ऑथराइज ऑफिसर है। मेरे साथ कौन है ऑथराइज ऑफिसर बेटा? सेंट्रल पीएफ कमिश्नर, एडिशनल सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, डेप्यूटी प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, कोई बंदा जो नोटिफाई करा गया है सरकार द्वारा वो इंक्लूड हो जाएगा। बेसिक वेजेस में आपकी सैलरी, वेजेस और जो छुट्टी के समय आपको पैसे मिले हैं वो इंक्लूड हो जाएगा। बट डीए, एचआरए, ओवर टाइम, बोनस, कैश वैल्यू ऑफ पर्क्स, एम्प्लॉयर की तरफ से कोई तरीके का प्रेजेंट्स, गिफ्ट्स मिल रहे हैं, ये सब इंक्लूड नहीं होते। अब इन दोनों ये वाले टॉपिक्स को एक दो बार पढ़ेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ, जो यूनिट 7, 8, 9, 10 है, ये तीनों मिलाकर 10% वेटेज कैरी करती हैं। बट क्योंकि हमारे पास 128 क्वेश्चन बनते हैं पेपर में, तो आप लगा के चलिए यहाँ से लगभग 20 नंबर का पेपर बनता है पूरे सेक्शन बी से, ठीक है। 20 नंबर का पेपर यहाँ से आता है, फिर चॉइस होती है ना हमारे पास, इसलिए मैं 128 नंबर का पेपर बोल रही हूँ। अब इस जो आपके पास 20 नंबर का पेपर बना, लगभग मैं आपको दिसंबर 2024 की याद करती हूँ, तो 18 नंबर का पेपर आया था पूरे सेक्शन बी में से, जिसमें से ईएसआई से कोई क्वेश्चन आया ही नहीं था। ओके, सेक्शन बी में कोड ऑफ वेजेस तो सेपरेट ही है, वहाँ से 7 नंबर का क्वेश्चन, पूरी 5% होता है, 7 नंबर का क्वेश्चन बनता है, वो बना था, इस बार भी बनेगा ही, मतलब वो इम्पॉर्टेंट अपने आप में ही कोड है, ठीक है। बट यूनिट 7 जहाँ फैक्ट्रीज एक्ट है, ग्रेचुइटी है, 8, 9 में आपके यहाँ से ईपीएफ है और 10 में एएसआई है। एएसआई में से आया नहीं था, ईपीएफ में से 2 नंबर का क्वेश्चन आया था, फैक्ट्री में से भी 2 नंबर का क्वेश्चन आया था, और आ गया 7 नंबर का क्वेश्चन आई थिंक उससे आया था, आपके ग्रेचुइटी से। अब इस बार कहाँ से आने वाला है वी डोंट नो, बट ये जो एंटायर सेक्शन बी है, अगर मैं कोड ऑफ वेजेस हटा देती हूँ, मतलब यूनिट 7 से लेके यूनिट 10 तक, ठीक है, ये अपने आप में आप इसे कैटेगरी बी जैसे कंसिडर कर सकते हैं। मैं इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी कर चुकी हूँ कि आप एबीसी कैटेगरी में एबीसी एनालिसिस करते हो तो ये से बी कैटेगरी में फिट कीजिए, क्योंकि सिंपल चैप्टर्स हैं, कहीं ना कहीं आपस में रिलेटेड है। एक टॉपिक कर लोगे तो दूसरा, एक बार एक टॉपिक पे ज़्यादा टाइम लगेगा, बाकी 2 में फिर कम लगने वाला है, बाकी 3 में कम लगने वाला है, इस तरीके से ये टॉपिक है, ठीक है। अभी ऐसा ऐसे क्वेश्चन लास्ट अटेम्प्ट में नहीं आया, इसका मतलब ये नहीं कि इस बार भी नहीं आएगा, या पिछली बार नहीं आया था तो इस बार ही आएगा, ये कोई फंडे नहीं है, ऐसे ही सब मिथ्स होते हैं, ठीक है। बट एनालिसिस करते हैं अगर हम गेस वर्क की जगह प्रॉपर फैक्ट्स पे बात करते हैं, तो ये जो 4 चैप्टर्स हैं, हो सकता है यहाँ से एमसीक्यूज के फॉर्मेट में 4 चैप्टर से क्वेश्चन पूछ ले जाए, क्योंकि ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन तो यहाँ से आने वाले नहीं है। पूरा मिलाकर 15% और 10% ही है यूनिट 7 से 10, तो 5% तो उसे हम हटा ही देते हैं कोड ऑफ वेजेस के बारे में, क्योंकि हम अलग से बात कर चुके। तो अब पिछले वाले 2 चैप्टर्स आपने अच्छे से कर लिए, इन दोनों चैप्टर्स को भी जब आप रिवाइज करेंगे तो टोटल मिला के 4 घंटे से ज़्यादा नहीं दीजिएगा, ठीक है। पूरा सेक्शन क्वेश्चन चैप्टर नंबर 7 से लेकर चैप्टर नंबर 10 तक टोटल मिला के आपको 6-7 घंटे देने हैं, इससे ज़्यादा रिवीजन के लिए नहीं देने हैं। और ये भी अगर आपने 3 या 4 दिन पहले रिवीजन करना एग्जाम से शुरू कर दिया है, अगर रिवीजन आपने शुरू ही 2-3 दिन पहले किया है, देन आपको चैप्टर्स में टाइम शॉर्ट करते हुए, मतलब बेसिकली टाइम का ध्यान रखेंगे, एक ही चैप्टर में गुम नहीं हो जाएंगे। दिस इज व्हाट इज अ रिमाइंडर दैट इज कमिंग फ्रॉम माय साइड। नाउ लेट्स गो टू कंट्रीब्यूशन सेक्शन 2 सी में दायरा का सेक्शन नहीं याद होंगे, चलेंगे हमारे पास कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय अंडर द स्कीम देते हैं, इंश्योरेंस स्कीम अमाउंट फॉर एम्प्लॉय दिया जाएगा, ठीक है। फंड क्या है? पीएफ जो है ईपीएफ स्कीम के अंदर बनाया जाता है, प्रोविडेंट फंड,
एम्प्लॉयर कौन है? एम्प्लॉयर फैक्ट्री का ओनर हो सकता है, ऑक्यूपायर हो सकता है, एजेंट हो सकता है, लोकल रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है, मैनेजर हो सकता है। और क्योंकि हम फैक्ट्री सेक्ट पढ़ाए हैं, क्योंकि हम ग्रेजुएटी पढ़ाए हैं, तो अब मैं इसकी डेफिनेशन की डिटेलिंग में नहीं जा रही हूँ। तो स्पीड हम इसी तरीके से मेंटेन रखेंगे। ये वाला चैप्टर फिर भी मैं थोड़ा डिटेल में पढ़ाऊंगी। यस, आई विल जस्ट गो एंड गिव यू अ स्नीक पिक, देन आई विल डेफिनेटली शेयर। जैसे मैंने एलएलपी के नोट्स आपके साथ टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दिए, उसी तरीके से मैं एएसआई के नोट्स भी शेयर कर दूंगी। और बाकी जिन्होंने सारे नोट्स लिए हुए हैं, ओनली द कॉस्ट ऑफ 99 रुपीज़ फ्रॉम द वेबसाइट, यू हैव ऑल द नोट्स एनी विच वेज। ओके, बाकी साहब इस एब्लिशमेंट में जो बंदा अल्टीमेट कंट्रोल कर रहा होगा, कोई मैनेजर हो सकता है, कोई एमडी हो सकता है, वो बन जाएगा एम्प्लॉयर। एम्प्लॉय कौन है? कोई भी बंदा जो भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली काम कर रहा है, मैनुअल कर रहा है, क्लरिकल कर रहा है, किसी ठेकेदार, किसी कॉन्ट्रैक्टर के वाया अपॉइंट हो रखा है। अप्रेंटाइसिस भी हो जाते हैं, बट एक्सेप्ट दोज अप्रेंटाइसिस विच हैव बीन अपॉइंटेड अंडर द अप्रेंटाइसिस एक्ट और स्टैंडिंग ऑर्डर्स, वो लोग इंक्लूड नहीं होंगे। वैसे अप्रेंटाइसिस इंक्लूड होते हैं एक्सेप्ट। ओके, नाउ यहाँ पे एक केस लो है, प्रकाश डी शाह वर्सेस यूओआई। पार्टनर इन अ फर्म इज नॉट एन एम्प्लॉय। अगर कोई बंदा पार्टनर है किसी फर्म के अंदर, वो एम्प्लॉय नहीं कहलाया जाएगा। फैक्ट्री सेक्शन 2 जी में बता रखा है, प्रीमाइसेस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चाहे पावर के साथ हो रही हो चाहे बिना पावर के हो रही हो। बेसिकली मैं फैक्ट्री इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि 20 वाला कैलकुलेशन करना है ना। ठीक है ना, हमारे पास ऑक्यूपायर कौन होता है? जो बंदे का कंट्रोल है फैक्ट्री पे। अगर मैनेजिंग एजेंट अपॉइंट हो रखा है तो उन्हें हम डीम्ड ऑक्यूपायर मान लेंगे। यहाँ पे हमारे पास एक केस लो है, श्रीकांत दत्त केस, पर्सन इन चार्ज लायबल इज ऑक्यूपायर। और बी के बासु केस में बोला गया ऑल फर्म मेंबर्स लायबल अनलेस स्पेसिफाइड। स्कीम्स सेक्शन 5, 6A, 6C एंड 7। 6A में ईपीएफ स्कीम है। 6A में, पहले 5 है, 6A में हमारे पास एम्प्लॉय पेंशन स्कीम है। इडली जो बोल रहे हैं वो उसका डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम है 6C के अंदर। और 7 में कोई गवर्नमेंट जो है वो वेरीफाई मतलब वेरी कर सकती है, कुछ चेंजेस ला सकती है इस 5, 6A और 6C के अंदर। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ईपीएफ। ईपीएफ स्कीम जो आई हमारे पास 1952 में आई, 2 सितंबर से आ गई। इस्टेब्लिश प्रोविडेंट फंड फॉर एम्प्लॉयज़। कौन एडमिनिस्टर कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश कर रही है। स्कीम के अंदर कोई भी मैटर जो शेड्यूल 2 में मेंशन कर रखा है वो आ जाता है। और आने वाले समय के लिए भी अप्लाई हो सकता है एपीएफ, और रेट्रोस्पेक्टिवली जैसे हमने ग्रेजुएटी देखा था, है ना, 1996 वाली कहानी, प्रोस्पेक्टिवली भी हो सकता है, रेट्रोस्पेक्टिवली भी हो सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट में ना सेंट्रल बोर्ड बनाती है। सेंट्रल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट कौन कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट ही कर रही है। एक चेयरमैन होगा, एक वाइस चेयरमैन होगा, और एक हमारा कमिश्नर होने वाले हैं प्रोविडेंट फंड वाले। ठीक है, जो इस पोजीशन में होंगे, एक्स ऑफिशियल मतलब जो इस कुर्सी पे बैठे होंगे, उसी वजह से इस बोर्ड के भी वो पार्ट होंगे। बाकी सारे मेंबर्स जैसे कि सेक्शन 5 में बता रखे हैं वो लोग होंगे। ये लोग एडमिनिस्टर करेंगे ईपीएफ स्कीम को, और रिस्पॉन्सिबल होंगे जो पीएफ के फंड्स आते हैं उन्हें मैनेज करने के लिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एग्जीक्यूटिव कमेटी। एग्जीक्यूटिव कमेटी ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही बना रही है। ये हेल्प करती है सेंट्रल बोर्ड को अपना काम करने के लिए। मेंबर्स कौन अपॉइंट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपॉइंट करती है इस एग्जीक्यूटिव कमेटी के भी। कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन कैसे होता है? एम्प्लॉयर जो है 10% देता है, किसका? बेसिक का, डीए का और रिटेनिंग अलाउंस का। एम्प्लॉई उतना देता है जितना एम्प्लॉयर दे रहा है, बट अगर मान लेते हैं एम्प्लॉय ज़्यादा देना चाहता है, तो एम्प्लॉयर यहाँ पे बाउंड नहीं हो जाता कि मैं उसको भी ज़्यादा देना पड़ेगा, उसने 10% ही देना है। मे ऐड एक्स्ट्रा वॉलेंटरली, एम्प्लॉयर इज नॉट बाउंड टू मैच। ये इंपॉर्टेंट छोटी सी बात है, बट इंपॉर्टेंट बात है हमारे लिए, इन जनरल भी हमें पता होना चाहिए व्हेन वी आर गोइंग टू बिकम नो व्हेन विल बी डूइंग जॉब्स इन फ्यूचर। इन केस हाई रेट ऑफ नोटिफाइड इस्टेब्लिशमेंट 12% हो गया, पहले 10% हुआ करता था, अभी 12% हो गया 1997 के बाद से। राउंडिंग ऑफ, अगर 0.50 या फिर उससे ज़्यादा तो उसे राउंड ऑफ कर देते हैं, मतलब जैसे 5.5 को हम या 5.6 को हम 6 ले रहे हैं, और 5.4 है तो उसे 5 ही लेने दे रहे हैं। ठीक है, रिटेनिंग अलाउंस फॉर ऑफ सीजन एम्प्लॉयज, रिटेंशन अलाउंस आता है ना। पेमेंट कंपलसरी, इट इज़ नॉट एग्जेम्प्टेड। 10% जो 12% बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ के लिए हो गया, वो एम्प्लॉय करना होता है। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ जो हैं वो 15,000 प्रति महीने से जो लोग भी कम कमा रहे हैं, उनके लिए मैंडेटरी कंट्रीब्यूशन है। एम्प्लॉयर भी पीएफ में डालेगा इस स्कीम के अंदर, और एम्प्लॉय भी डालेगा। अगर कोई एम्प्लॉय 15,000 से कम कमा रहे हैं, ज़्यादा कमा रहे हैं, कंट्रीब्यूशन अलाउड है, बट दोनों की तरफ से रिक्वेस्ट आनी चाहिए, एम्प्लॉयर की तरफ से भी, एम्प्लॉय की तरफ से। यहाँ ज़्यादा है, यहाँ कम है। आई होप ये
चिड़िया का मुंह जहाँ खुल रहा है वो प्रॉब्लम नहीं है, बेसिकली लेस देन और इक्वल टू प्रॉब्लम नहीं दे रहा है, लेस देन और मोर देन। एम्प्लॉयज़ ऑब्लिगेशन अगर 15,000 से ज़्यादा है, पेज एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस ऑन फुल हायर वेज अमाउंट, पूरे अमाउंट पे कौन एम्प्लॉयर देगा। ओके, इंटरनेशनल वर्कर्स, यहाँ इंटरनेशनल वर्कर्स में तो 15,000 वाली सीलिंग ही नहीं है, वहाँ पे तो पीएफ लगेगा ही, फुल्ली पूरे अमाउंट को ही कंसिडरेशन जैसे माना जाता है। ओके, एप्लीकेबिलिटी ऑफ द स्कीम, सारी फैक्ट्री सारी इस्टेब्लिशमेंट जो ईपीएफ एक्ट में कवर होती हैं उन सब पे पेंशन स्कीम लग जाती है। एक्सेप्शन है, नोट एप्लीकेबल टू टी फैक्ट्रीज इन असम, ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से मैंने बहुत सारे डिफरेंट मॉक टेस्ट पेपर्स में यहाँ से क्वेश्चन देखे हैं। नॉलेज चेक अबाउट द एडवांसेस फ्रॉम द फंड, मान लेते हैं ईपीएफ फंड में से कोई किसी को एडवांस चाहिए, कोई तबीयत खराब हो गई है, इलनेस हो गई है, कोई मैरिज या पोस्ट मैट्रिक एजुकेशन करवानी है, उन्हें अपने बच्चों की 10th के बाद वाली पढ़ाई करानी है, तो ये रिफंडेबल भी हो सकती है, नॉन रिफंडेबल भी हो सकती है, मतलब अभी अभी दे दो फिर वापस ले लेना टाइप्स। और बाकी सारे केसेस में अगर नेचुरल क्लैमिटीज़ आ गई है, पावर सप्लाई कट की वजह से मेंबर का काम जो है काम इफेक्ट हो रहा है, फिजिकल हैंडीकैप्ड हो गया, पर्सनल नीड्स कैसे, तो ये नॉन रिफंडेबल रहेंगे। ये दोनों में से कोई से भी हो सकते हैं, ये नॉन रिफंडेबल ही रहने वाले हैं। सिंपल सी बात है, एक दो बार पढ़ने से यू विल बी सॉर्टेड अबाउट दीज टॉपिक्स। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट वेदर एन एडवांस इज रिफंडेबल नॉन रिफंडेबल, डिफाइंड करेगा कैसी सिचुएशन चल रही है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट, हमने 5 तो कर लिया, अब 6 से करेंगे, फिर 6 ही करेंगे, और फिर गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन तो ऐसा जितनी डिटेलिंग है नहीं। बात करते हैं एम्प्लॉय की पेंशन स्कीम के बारे में। पेंशन स्कीम में सुपर एनुएशन पेंशन आ सकता है, बेसिकली जो टाइम पे होना है वो नॉर्मल रिटायरमेंट है, अदरवाइज वॉलेंटारिली हो रहा है तो अगेन है ना, रिटायरमेंट, डिसेबलमेंट, विडो या विडोअर पेंशन हो सकती है, चाइल्ड या ऑर्फन्स पेंशन हो सकती है, प्रोस्पेक्टिव और रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट किसी कैसे भी हो सकती है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया। एम्प्लॉय की तरफ से पीएफ में, पेंशन में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होती है, एम्प्लॉयर की तरफ से 8.33 आता है आपके बेसिक वेज का, डीए का, रिटेनिंग का। और अगर आप 58 साल से ऊपर हो गए और काम कर रहे हो तो आपकी तरफ से कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं जाएगा एज एन एम्प्लॉयर। एम्प्लॉय तो कोई दे ही नहीं रहा है वैसे भी। आई होप इट इज़ क्लियर। ठीक है, पेंशन फंड, eligibility criteria, minimum qualification services, all of it is being told in section 6A. इन्वेस्टमेंट पैटर्न कैसे होगा, नॉन कंट्रीब्यूशन की हैंडलिंग कैसे होगी, अगर एम्प्लॉयर डिफ़ॉल्ट करता है तो उसे कैसे प्रोटेक्शन मिलने वाला है, क्या स्केल रहने वाला है, क्या कंडीशंस रहने वाले हैं, डिसबर्समेंट का प्रोसेस क्या होगा, कौन से फॉर्म्स बनाने हैं, कौन से रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं, कौन से रिटर्न्स आपको देने हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सपेंसेस मैनेजमेंट कैसे हैंडल करने वाला है, कोई भी, बेसिकली ऑल ऑफ इट। ओके, E-P से मैंने आपको ये याद कराया था, ये मोनिका आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो इग्नोर कर सकते हैं, वट एवर यू हैव चोजन यू कैन गो अहेड विद दैट, बट इसमें कुछ नया प्लीज़ मत लीजिएगा, इसमें कुछ नया लेना मतलब डेंजर हो सकता है, अनलेस एंड अनटिल यू आर नो एकदम 100% कन्विंस्ड कि मैं तो ये यूज़ करने वाला हूँ एग्ज़ाम में, करने वाली हूँ एग्ज़ाम में। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट इडली, दैट कम्स अंडर सेक्शन 6C। ये सेंट्रल गवर्नमेंट ही लेकर आई थी, 1976 में आया था, 1 सितंबर 1996। ओके, सारी फैक्ट्रीज इस्टेब्लिशमेंट जिस पे ईपीएफ लगता है उन पे ये भी लग गया, इडली भी लग गया, बट यहाँ पे एक्सेप्शन है, टी फैक्ट्रीज इन असम, जैसे मैंने ऊपर बताया था वैसे यहाँ भी बता रही हूँ। वेज सीलिंग पहले यहाँ पे 6500 हुआ करती थी, अब 15,000 हो गई है। इंश्योरेंस बेनिफिट जो है वो 2.5 लाख से 6 लाख तक जा सकता है। कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंश्योरेंस फंड्स, एम्प्लॉयर अप टू 1% देता है बेसिक डी और रिटेनिंग अलाउंस का। एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस 25% जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बता रखा है, ये भी एम्प्लॉयर ही देता है। ठीक है, पे कैपिंग फॉर कंट्रीब्यूशन, अगर पे 15,000 से ज़्यादा है देन द कैप एट 15,000 फॉर कैलकुलेशन। ओके, अब सेपरेट फंड बनाया जाता है इसके लिए, जैसे पीएफ का अमाउंट कहीं और जाए, इसका अमाउंट जो है सेपरेटली जाया जाता है। लास्ट में ना बच्चों का ना स्क्रीन कट रही है, आप ऑल द बेस्ट कर दो स्टूडेंट्स को, ऑल द बेस्ट। क्या खाएंगी, चलिए आइए खिलाते हैं, आप यहाँ बैठिए, मैं क्लास फिनिश करती फिर आपको खिलाएंगे। ओके, आप बैठ जाइए, तब तक मखाना ले लो। ओके, लेट मी कंटिन्यू।
ना डिटर्मिनेशन ऑफ मनी ड्यूज फ्रॉम एम्प्लॉयज़ कैसे डिटरमाइन करोगे? जब अथॉरिटी इंटरवीन कर रही है, हमने अथॉरिटीज़ ऊपर पीछे सारी देख ली थी, है ना। अगर डिस्प्यूट आया या तो कि एक्ट एप्लीकेबल है या नहीं है अमाउंट कैलकुलेशन करते हुए, तो जो एम्पावर्ड अथॉरिटी है, चाहे वो पीएफ कमिश्नर है या डिजिग्नेटेड ऑफिसर है, वो इंक्वायरी भी कंडक्ट कर सकता है, डिस्प्यूट के रिगार्डिंग डिसाइड भी कर सकता है, और जो अमाउंट है उसके बारे में बातचीत कर सकता है। ड्यू प्रोसेस इज एन एक्स पार्टे ऑर्डर। एम्प्लॉयर को पहले नोटिस जाएगा कि भैया आपके अगेंस्ट ये कंप्लेन आई है, इंक्वायरी करी जाएगी, ऑर्डर पास कर दिया जाएगा। अब मान लेते हैं जब इंक्वायरी कर रहे हैं और आप आए नहीं, तो एक्स पार्टे ले लेंगे डिसीजन, जैसे हमने पीछे ग्रेचुइटी में भी देखा था, ठीक है। और अगर 3 महीने के अंदर अंदर बंदे आ गया जो एब्सेंट हुआ था, ओके, एक्स पार्टे हो गया था, 3 मंथ्स में आप रीज़न के साथ आ गया, तो सेट असाइड कर देंगे, रीहरिंग होएगी अगर जस्टिफाइड है तो, ठीक है। तो हमने पूरी बात जो बोली वो मैंने यहाँ पे आपको चार्ट के थ्रू दे रखी है, एग्जैक्टली सेम जस्ट इन चार्ट। इफ़ यू हैव द नोट्स यू कैन रिवाइज इट, इफ यू नॉट हैव द नोट्स यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, यू कैन राइट इट फॉर ऑन योर ओन, ओके। चलो अब बात करते हैं रिव्यू ऑफ ऑर्डर्स अंडर सेक्शन 7A। रिव्यू ऑफ ऑर्डर मतलब एप्लीकेशन रिव्यू के लिए गई कि एक ऑर्डर डिसाइड हो गया, पीएफ कमिश्नर ने बोल दिया, बट अग्रीव्ड हो आप लेकर चले गए, सेम ही ऑफिसर के पास जाओगे, अभी ऊपर नहीं जा रहे हो, ठीक है। ग्राउंड्स फॉर रिव्यू क्या हो सकता है? एक नया इंपॉर्टेंट पीस ऑफ एविडेंस आ गया है, कोई जो पहले नहीं आप दिखा पाए थे, कोई मिस्टेक या एरर सामने से ही दिख रही है कि भैया ये तो गलती हो गई है, कोई और भी सफिशिएंट रीज़न है, ओके। अगर लग रहा है आपने तो दिया रिव्यू के लिए लगाया, बट हो सकता है जो अथॉरिटीज़ हैं उनको नहीं लग रहा है, तो कैंसिल हो जाएगा। वैलिड ग्राउंड आ रहे हैं तो रिव्यू किया जाएगा, और ऑफिसर खुद भी सुओ मोटो भी रिव्यू कर सकता है इफ सेटिस्फाई द रिव्यू इज नेसेसरी ऑन सच ग्राउंड्स, ओके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ईपीएफ एपिलिएट ट्राइब्यूनल। अभी अगर कोई प्रॉब्लम है, रिव्यू सेम ही लेवल पर हो रहा है, अब यहाँ पर भी अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो, स्टिल अग्रीव्ड, देन यू गो टू दिस एपिलिएट ट्राइब्यूनल, okay. A special tribunal is considered to hear appeals against the orders passed under section 7A, 7B and 7C. पावर्स क्या है? ट्राइब्यूनल एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटीज देगा, या तो और फिर दोनों पार्टी की सुनने के बाद तो कंफर्म कर देगा, या मॉडिफाई कर देगा, या अमेंड कर देगा, या बोल देगा दोबारा से केस को सुनना पड़ेगा। द ट्राइब्यूनल में रेक्टिफाई एनी मिस्टेक एपरेंट फ्रॉम द रिकॉर्ड विद इन 5 years इज फ्रॉम इट्स ऑर्डर। इंपॉर्टेंट है ये डेटा, इसको लिख सकते हैं आप अपने नोटबुक में। प्री कंडीशन फॉर अपील, जब एम्प्लॉयर 75% जो अमाउंट ड्यू है उसका सबमिट कर देगा, ओनली देन आप अपीलेट ट्राइब्यूनल के पास जा पाओगे, ओके। हाउएवर ट्राइब्यूनल हो सकता है इस अमाउंट को वेव कर दे या कम कर दे, 75% से 50% कर दे, 25% कर दे, बट उसका रीज़न रिकॉर्ड करना पड़ेगा ट्राइब्यूनल को, ओके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पेनल्टीज। अगर आपने जानबूझ के फॉल्स स्टेटमेंट्स रिप्रेजेंटेशन किया है टू अवॉइड पेमेंट, 1 साल की जेल, 5,000 रुपये फाइन, दोनों भी देने पड़ सकते हैं। अगर एम्प्लॉय डिफॉल्टेड है सेक्शन 6 के अंदर, तो इफ़ द एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन इन्वॉल्व मिनिमम, एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन इन्वॉल्व है, मतलब एम्प्लॉय ने तो अपना कंट्रीब्यूशन दिया, आपने दिया ही नहीं है, तो 10,000 रुपये का फाइन हो सकता है, मिनिमम 1 ईयर का जेल लगेगा, एक 10,000 रुपये का फाइन हो चुकता है। बाकी सारे केसेस में, मतलब जहाँ कंट्रीब्यूशन इन्वॉल्व नहीं है एम्प्लॉय की, वहाँ पे 6 महीने की कम से कम सज़ा है, 5,000 रुपये फाइन है, और मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट यहाँ पर 3 साल की हो सकती है, मिनिमम 1 और मिनिमम 6 की बात करिए जो। डिफ़ॉल्ट अगर सेक्शन 6C में हो रहा है इंश्योरेंस रिलेटेड, तो 6 महीने से 1 साल की सज़ा हो सकती है, 5,000 रुपये का फाइन हो सकता है। जनरल डिफ़ॉल्ट किया है, कोई भी कॉन्ट्रवेंशन किया है इस एक्ट या स्कीम के अंदर, तो 1 साल तक की सज़ा हो सकती है, 4,000 रुपये का फाइन हो सकता है, दोनों भी हो सकता है। और अगर कॉन्ट्रवेंशन ऐसी है जिसके बारे में हमने पेनल्टी बात नहीं कर रखी है बट लगानी है अब, तो वहाँ पे 1 साल से 6 महीने की सज़ा हो सकती, सॉरी 1 से 6 महीने की सज़ा हो सकती है, 5,000 का फाइन भी हो सकता है, ओके। नाउ आई होप ये टेबल आप 3-4 बारी पढ़ेंगे अच्छे से, अगर आपको याद हो गया बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज 2-3 टाइम्स तो डेफिनेटली पढ़ना ही पढ़ना है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ऑफेंसेस बाय कंपनीज अंडर सेक्शन 14A। कौन गिल्टी है? पर्सन इन चार्ज एट द टाइम ऑफ ऑफेंस, वो गिल्टी हो जाएगा, ओके। अगर वो ये प्रूव कर देता कि मेरे को तो पता ही नहीं था गड़बड़ हो रही है, और उसने तो सब कुछ किया था, एक्सरसाइज की थी ड्यू डिलिजेंस, तो फिर वो गिल्टी नहीं कहलाया जाएगा। ऑफेंस ड्यू टू कंसेंट, कन्वीनियंस और निगलेक्ट, अगर कोई डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी, ऑफिसर इन्वॉल्व है तो उसे भी गिल्टी मान लेंगे,
ठीक है, इसके साथ हमारा ईपीएफ तो हो गया है डन, जिसको हमें लेस देन हाफ एन आवर लगा है। मैं ईएसआई का जस्ट ओवरव्यू दूंगी और ईएसआई के नोट्स मैं आपके साथ डेफिनेटली टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन शेयर कर दूंगी, तो लॉ बाय सीएम में दिशा दुआ टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ईएसआई इज एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948। एजेंडा ये है कि अगेन यहाँ भी सोशल सिक्योरिटी दी जा रही है। ओके, बेनिफिट्स जो यहाँ पे कवर होता है वो इलनेस, मैटर्निटी, एम्प्लॉयमेंट इंजरी, काम करते करते कोई मेडिकल बेनिफिट्स हैं डिपेंडेंट्स का, तो वो लोग भी आ जाते हैं। ओके, अब इलनेस में कैश और मेडिकल केयर दी जाती है, मैटर्निटी में पेड लीव और मेडिकल केयर दी जाती है, और एम्प्लॉयमेंट काम करते करते या तो डेथ हो गई है, डिसेबिलिटी हो गई है, तो उसमें मेडिकल केयर भी दी जाएगी और रिहैब सर्विसेज भी दी जाएगी कि वापस बंदा काम पे तो आ सके, पैसे तो कमा सके। ओके, अब एम्प्लॉय जो यहाँ पे कवर होते हैं वो हैं जहाँ पे 10 से ज़्यादा लोग काम कर रहे होते हैं, वो फुल ESIC कवरेज ले सकते हैं। हमें लीगल डिपेंडेंस में आपका स्पाउस, चिल्ड्रन, विडोड मदर आ सकते हैं, ठीक है, तो मेडिकल केयर मिलेगा। रिटायर्ड इंश्योरेंस बेनिफिट्स में पर्सन के लिए मस्ट हैव कंप्लीटेड रिक्वायर्ड ईयर्स ऑफ कंट्रीब्यूशन, तभी रिटायर्ड हुए ना। यस, अब ESI का स्ट्रक्चर, ये तीनों बोर्ड, ये दोनों बोर्ड और ये कमेटी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, रीजनल बोर्ड, लोकल कमिटीज और बोर्ड मेडिकल बोर्ड। इसका पूरा कंस्ट्रक्शन ही मैंने दिया हुआ है, रेट वेरी इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसे लर्न कीजिएगा। 3.25% देता है एम्प्लॉयर और बैलेंस 0.75% देता है एम्प्लॉय, इस तरीके से 4% का यहाँ बन जाता है। कौन फैक्ट्रीज, कौन ऑर्गेनाइजेशंस कवर्ड है, कौन नहीं कवर्ड है, ओके, लिमिट्स के बारे में, सीलिंग्स के बारे में, पेनल्टीज़ के बारे में, और इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस कुछ दी हुई हैं। ये मैं चाहूँगी कि आप 1 से 2 बार इन्हें पढ़ें। अगर आपने अभी तक ये रिवाइज़ नहीं किया है तो यहाँ से इसे रिवाइज़ कीजिएगा। ये नोट्स मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ ऑन टेलीग्राम, राइट। ये डेफिनेशंस ही हैं, उसके बाद ये डेफिनेशंस आप कर लेते हैं। ओके, देन सीजनल फैक्ट्री इज़ व्हाट आई विल रेकमेंड कि इसको बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है, तो मैं इसको एक बार थोड़ा सा बता भी देती हूँ। सीजनल में कौन कौन आ जाता है, जहाँ एग्रीकल्चरल प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं, नेचुरल प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, ब्लेंडिंग या रीपैकेजिंग चाहिए लेस देन 7 मंथ्स इन अ ईयर, सेंट्रल गवर्नमेंट से नोटिफाइड है, या ऑपरेशन ड्यूरेशन जो है वो लिमिटेड सीजनल के लिए रहता है ऑल अराउंड द लेट्स से नॉट लो like more than 7 months, but then not throughout the year. Okay, so this is what you will do. ये कमिटीज़ और सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको अच्छे से कीजिएगा। ये नोट्स मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, और इसी के साथ बेटे, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंटेंट एवरीथिंग इज़ डन। ESIC को एक बार ज़रूर देखिएगा, बहुत डिटेलिंग में हम इसके जाएंगे नहीं, बट देन यू विल हैव टू गो थ्रू इट एंड आई विल बी शेयरिंग द नोट्स ऑफ इट ऑन द टेलीग्राम ग्रुप इटसेल्फ। फॉर नाउ आई विल टेक योर लीव, ओके, एंड आई विल कीप मीटिंग यू अराउंड। आप मेरे से कोई भी डाउट होता है आप कमेंट बॉक्स में बात कर सकते हो, और अगर कोई भी सॉरी गाइस, अगर कोई डाउट होता है आप ऐसे कमेंट बॉक्स में बात कर सकते हो। यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन टेलीग्राम ऑल्सो, आई एम अवेलेबल ऑन लॉ बाय CM में दिशा दुआ टेलीग्राम ग्रुप। ओके, टेकिंग योर लीव नाउ, दिस इज योर फ्रेंड एंड योर टीचर CM में दिशा दुआ, साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, बाय बाय।